सुधा बहुत दिनों से राजेश्वर में एक प्यारा सा बदलाव देख रही थी। धीर गंभीर राजेश्वर आजकल अनायास मुस्कुराने लगते, कपड़ों पर भी विशेष ध्यान देते हैं। पहले तो एक ड्रेस को वो 2 या 3 दिन तक ऑफिस में चला लेते थे, पर अब रोज नई ड्रेस पहनते हैं। हमेशा अखबार या टीवी की खबरों में डूबे रहने वाले राजेश्वर अब बेटे द्वारा गिफ्ट किया सारेगामा का कारवां में पुराने गाने सुनने लगे थे। सुधा भी सारी जिम्मेदारियां खत्म होने पर राहत महसूस कर रही थी। वह सोच रही थी राजेश्वर में भी बदलाव का यही कारण था। सुधा को एक ही दुख था कि राजेश्वर उससे रूठे रूठे रहते हैं। वह जानती थी कि इसमें सारी गलती पति की नहीं है, पर वह भी तो उस समय पूरे घर की जिम्मेदारियों में डूबकर राजेश्वर के मीठे प्रस्तावों को अनदेखा कर दिया करती थी। राजेश्वर के ऑफिस जाने के बाद सुधा चाय का कप लिए सोफे पर आ बैठी। काम वाली बाई को 11 बजे आना था। चाय पीते पीते सुधा अतीत की लंबी गलियों में निकल पड़ी। 20 साल की उम्र में म्यूजिक विषय के साथ बीए किया था। वह कॉलेज की लता मंगेशकर कहलाती थी। वह बहुत भोली नम्र भी थी। संगीत विषय में एमए करना चाहती थी, पर माता पिता विवाह के लिए पात्र देखने लगे। ऐसे में राजेश्वर का रिश्ता आ गया। वे सरकारी नौकरी में उच्च अधिकारी थे। पिता नहीं थे। विरासत में 2 हवेलियां मिली थी। एक भाई, 2 बहनें, माँ, भरा पूरा परिवार। वे बस घरेलू लड़की जो घर परिवार को संभालने और बांध के रखने में सक्षम हो चाहते थे। दान दहेज की कोई डिमांड नहीं थी। सुधा के परिवार को रिश्ता भा गया। बस 20 साल की उम्र में सुधा दुल्हन बनकर राजेश्वर की बड़ी हवेली में आ गई। पायल की रुनझुन और चूड़ियों की खनखनाहट से राजेश्वर का दिल धड़क उठा। सबने अनुरोध करके 4 दिनों के लिए दोनों को मसूरी घूमने भेजा। बस उसके बाद सुधा के सिर पर जिम्मेदारियों का भारी ताज पहना दिया गया। अब पारिवारिक जिम्मेदारी और सबको खुश रखना, बस ये 2 बातें ही सुधा के जेहन में रह गई। बाकी सब भूल गई। पूरे घर का काम उसके नाजुक कंधों पर आ गया। सास गठियावात की मरीज, देवर और नंदों पर पढ़ाई का जोर। बस सुधा ही सारा दिन नाचती रहती। कभी कभी भी नंदों का सहयोग मिल जाता तो कुछ आराम मिल जाता। रिश्तेदारों के सामने जब घर वाले सुधा की खुलकर तारीफ करते तो सुधा फूली ना समाती। सास की बहू बहू, नंदों और देवर की भाभी जी और राजेश्वर की सुधा की आवाज़ों से हवेली मुखरित रहती। सुधा तो ससुराल में ऐसी रम गई कि अपने आप को ही भूल बैठी। राजेश्वर रात को बड़ी बेताबी से सुबह सुधा की राह देखते, पर सुधा को तो 11 बजे तक बर्तन धोने, अगले दिन के खाने नाश्ते के मेनू बनाने, दही जमाने से फुर्सत ना मिलती। खींच कर राजेश्वर सो जाते। वे भी ऑफिस से थक कर आते थे। कभी 11 या 12 बजे तक सुधा को फुर्सत मिल भी जाए तो वह मसाले और हींग की बास मारते कपड़े पहने राजेश्वर की बगल में आकर लेट जाती। गुस्से में भरे हुए या तो सोफे पर जा लेटते या मुंह फेर कर सो जाते। भोली और सीधी सुधा कभी यह न समझ पाई कि अपनी ससुराल की कश्ती में खोते खोते वह अपनी सोने की गृहस्थी को डुबोती जा रही है। इसी दौरान बेटा भी हो गया। मुश्किल से 40 दिन आराम करके फिर कोल्हू के बैल जैसी जुट गई। धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ती गई। नंदों और देवर की शादियों की सारी जिम्मेदारी सुधा और राजेश्वर पर थी। वे अकेले कमाने वाले थे। अब देवर की नौकरी लग गई तो उसकी भी शादी कर दी। सास का देहांत हो चुका था। देवरानी के चाव भी सुधा के पूरे करने पड़े। वह नए जमाने की लड़की थी। सुधा जैसा ठहराव उसमें ना था। घर परिवार के कामों में ना तो रुचि और ना ही बहू होने के कर्तव्य का एहसास था।
सुधा चुपचाप लगी रहती। देवरानी बहाना बनाकर किचन से निकल जाती। सुधा घर की बड़ी बहू के एहसास में दबी कुछ ना कहती। नंदों और उनकी ससुराल में आने वालों की कैसे खातिरदारी करनी है, क्या लेना देना है, सारी सिरदर्दी सुधा की थी। देवरानी तो सज धज के मेहमानों से बतियाने में चतुर थी। देवर ने बड़ी होशियारी से बड़े भाई राजेश्वर को खुद के छोटी हवेली में जाने का मना लिया। देवर देवरानी छोटी हवेली में शिफ्ट हो गए। बेटा अतुल 12वीं कर इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया था। अचानक फोन की आवाज़ से सुधा वर्तमान में लौट आई। उसकी भतीजी अंजू का फोन था। वह वकील थी और इसी शहर में रहती थी। इतनी दौड़ भाग में सुधा समय से पहले ही बुजुर्ग लगने लगी। एक दिन राजेश्वर के किसी खास मित्र के घर में पार्टी थी। सुधा को आग्रह कर आने को कहा था। सुधा अपनी ओर से बहुत सलीके से तैयार होकर गई थी, पर चेहरा आभाहीन था। बालों में सफ़ेदी झांकने लगी थी। वहां जाकर सबके बीच में उसे बड़ा अटपटा लगने लगा। राजेश्वर के सुदर्शन व्यक्तित्व के सामने वह बहुत ही फीकी दिख रही थी। सभी लोगों की निगाहें उस पर थी। आखिर सुधा उनके बॉस की पत्नी थी। कुछ महिलाओं ने तो यह कह दिया कि मैडम, आप अपना ध्यान नहीं रखती, इतनी छोटी उम्र में बुजुर्ग लगने लगी हो। यह सुन वह छेप गई। राजेश्वर भी खिसियाने से हो गए। राजेश्वर उससे खिंचे खिंचे से रहने लगे थे। भोली सुधा सोचती, मैं तो उनके घर के परिवार की सेवा ही करती रही, फिर भी मुझसे अलगाव क्यों। समय का पहिया आगे बढ़ गया था। अतुल की पढ़ाई खत्म हो गई थी। मुंबई की एक कंपनी में नौकरी भी लग गई थी। ऑफिस की 4 दिनों की छुट्टी थी। सुधा का मन हुआ कि अब बेटा भी नौकरी कर आत्मनिर्भर हो गया है। उसकी ओर से बेफिक्री हो गई है। कहीं घूमने का प्लान करते हैं। शायद राजेश्वर को भी थोड़ा बदलाव चाहिए। बेचारे घर परिवार के कारण जीवन के वो लुत्फ ना उठा पाए जो उन्हें मिलने चाहिए थे। देर ना करते हुए उसने शाम की चाय के बाद इन छुट्टियों में अपने दोनों की घूमने की प्लानिंग बताई। राजेश्वर कुछ देर चुप रहे, फिर ठंडे स्वर में बोले, शुक्र है तुम्हें घर परिवार से हटकर कुछ सूझा तो सही, पर माफ़ करना मैं बताना भूल गया, मेरा कुछ दोस्तों के साथ गोवा जाने का प्रोग्राम बन चुका है। कल सवेरे मुझे निकलना है। यह सुन सुधा चुप रह गई। राजेश्वर गोवा के लिए निकल गए। सुधा को एकाएक घर बहुत सूना लगने लगा। वह ऑटो कर छोटी हवेली देवरानी के घर चली गई। छोटी हवेली की साज सज्जा देख हैरान रह गई। उसे अपने घर की याद आई। बाबा आदम के ज़माने का सोफ़ा जो सास के समय से चला आ रहा था। पुराने समय की सजावट जिसे ठीक करने का सुधा को और राजेश्वर के सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ के रहते ना तो समय मिला ना पैसा था जो कुछ कर पाते। देवरानी किसी महारानी की तरह सज धज कर मैगजीन पढ़ रही थी। सुधा अपनी मामूली सी साड़ी की सिलवटें ठीक करने लगी। एक कृत्रिम मुस्कुराहट के साथ देवरानी गले लग गई। देवर बाहर गए थे। औपचारिक बातचीत होती रही। लंच के समय देवर भी आ गए। भाभी को अभिवादन कर भाई के बारे में पूछने लगे। सुधा ने जब दोस्तों के साथ गोवा जाने की बात कही तो हैरान हो गए। बोले, मैं तो अभी भैया के सारे दोस्तों को जानता हूँ, वे सब तो यहीं शहर में है। अभी अभी तो बाजार में ही मिले थे, पता नहीं कौन से दोस्त के साथ गए हैं। तभी खाना लग गया। घर में एक अस्थाई मेड रखी थी। वह सारा काम देखती थी। उसने कई तरह के व्यंजन टेबल पर सजा दिए।
सुधा हैरान रह गई। शाम को देवर सुधा को कार से घर छोड़ने जाने लगा तो सुधा के मन में एक टीस सी उठी। वह घर पर अकेली थी, एक बार भी रात रुकने को नहीं कहा। निराश सी कार में बैठ गई। जिस देवर को छोटे भाई की तरह रखा वह समय के साथ कैसे बदल गया। इन लोगों के लिए मैंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, कोई मेरा ना हुआ। घर आकर चाय बनाकर बैठी ही थी कि मुंबई से बेटे अतुल का फ़ोन आ गया। कुछ नाराज सी आवाज़ में बोला, मम्मी पापा क्या गोवा गए हैं? सुधा ने हामी भरी तो वह बोला, पापा ने मुझे एक फ़ोन तक नहीं किया, मिलना तो दूर। और माँ, वे किसके साथ गए हैं? मेरा दोस्त मनीष पापा को जानता है। वह कह रहा था कि उनके साथ कोई महिला थी। जब उसने पापा को दूर से अभिवादन किया तो वे उठकर बाहर चले गए। सुधा बोली, किसी दोस्त की बीवी होगी या टेबल शेयर किया होगा। फ़ोन से सुधा तनावग्रस्त हो गई। रात भर सोचती रही, दिन काटे नहीं कट रहे थे। 2 बार राजेश्वर को फ़ोन लगाया पर फ़ोन स्विच ऑफ था। अगले दिन शहर में रहने वाली भतीजी को बुला लिया, वह वकील थी। फिर भी दोपहर के बाद अपना लैपटॉप लेकर आ गई। यहीं से काम करती रही, बुआ से बातचीत भी करती रही। सुधा ने अपने मन की दुविधा अंजू को कह सुनाई। अंजू बोली, बुआ जी फूफा जी ऐसा कुछ करेंगे लगता है तो नहीं, पर आजकल कोर्ट में ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं कि कभी कभी शादी जैसे पवित्र बंधन पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। आप अपनी किसी हॉबी को फिर से शुरू करो। इस प्रकार खाली रहने से मन आशंकाओं से घिर जाता है। फिर भी कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो याद करना, मैं शहर में ही हूँ। सुधा का मन कुछ शांत हुआ। बुआ भतीजी मिलकर बाजार गई, चाट पकौड़ी खाई। सुधा ने अपना सालों पुराना हारमोनियम ठीक करवाया। सालों बाद सुर लगाने की कोशिश करने लगी पर सुर ठीक से नहीं लग पा रहे थे। सुधा मायूस हो गई। भतीजी अंजू ने समझाया, बुआ कोई भी हुनर हो सालों साल छोड़ दो तो यही होता है। मन शांत कर कर अभ्यास करिए, सब हो जाएगा। अगले दिन सवेरे अंजू चली गई। शाम तक राजेश्वर आ पहुँचे। सुधा भरी बैठी थी। चाय देकर मौके की तलाश में बैठ गई। चाय पीकर राजेश्वर सुस्ताने बैठे ही थे कि सुधा का रोष फूट पड़ा। बोली, क्या मैं पूछ सकती हूँ आप किन दोस्तों के साथ गोवा गए थे? अचानक राजेश्वर बौखला गए। बोले, क्यों? मेरे हर दोस्त को तुम जानती हो, जो बताऊं? अपना पक्ष मजबूत करते हुए आगे बोले, तुम्हें सारा दिन किचन में रहना अच्छा लगता है तो मैं भी घर में कैद हो जाऊं? सुधा आक्रोश से भर उठी। आपके दोस्त तो सारे यही थे, आप किसके साथ गए थे? अतुल के दोस्त ने आपको किसी महिला के साथ देखा था। वह कौन थी? पोल खुलती देख स्वर को ऊंचा कर के राजेश्वर बोले, रहीना कुएं की मेढक, तुम जैसी औरतों से तो बस दाल सब्जियों के मोल भाव करवा लो, बाहर की दुनिया क्या जानो। एक मित्र मिल गया था, उसकी पत्नी थी, वह समझी। वे आगे बोले, मेरी जासूसी करने से अच्छा है कुछ रहने सहने व पहनने ओढ़ने के तौर तरीके सीख लेती तो पढ़ी लिखी महिलाओं के बीच में खड़ी होने योग्य हो जाती। यह कहकर राजेश्वर बाहर निकल गए। सुधा के स्वाभिमान पर गहरी चोट लगी थी। बेबसी पर आंसू छलक आए। आहत सी वह डिनर बनाने लग गई। रात के 12 बज गए। पति का आता पता नहीं था। सुधा समझ गई दाल में कुछ काला है। थोड़ी देर में राजेश्वर आ गए। कपड़े बदल तकिया उठाकर दूसरे बेडरूम में चले गए। सुधा रात भर अपने बेडरूम में लेटी सोचती रही। समय के साथ मैं ही ना बदली, सब बदलकर उससे दूर हो गए। अब अपने को
बदल के खुद को पति के मुकाबले का बनाऊंगी। पूरी रात सुधा ने रोते हुए काटी। सवेरे उठ किचन में लग गई। राजेश्वर बड़े बेमन नाश्ता कर ऑफिस निकल गए। सुधा ने पति की अटैची खोली, कपड़े धोने के लिए निकालने लगी। अचानक राजेश्वर के टॉवल में से एक पीला सिल्क का ब्लाउज गिरा। सुधा ने ब्लाउज को अपनी अलमारी में रख दिया। शाम को जब चाय पीकर राजेश्वर टीवी देखने लगे तो सुधा भी वहीं आ गई। वह बोली, आपको जो दोस्त की पत्नी वहाँ मिली थी वह क्या अपना ब्लाउज भी आपके अटैची में डाल गई थी? यह कह उसने ब्लाउज उनके आगे रख दिया। ब्लाउज देख राजेश्वर शर्मिंदा हो गए, पर ऊंची आवाज में सुधा को डांटने लगे। लेकिन जब बदले में सुधा ने खरी खोटी सुनाई तो स्वर बदलकर बोले, देखो सुधा, तुम मेरे योग्य ना कभी थी ना भविष्य में होगी। तुमने सारी जिंदगी किचन में गुजार दी। अब मैं अपने अनुसार जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हें घर से जाने को नहीं कह सकता, जैसे पहले रहती हो, पर मुझे मेरे अनुसार जीने दो। यह कहकर उठ खड़े हुए। लेकिन मैंने तो अपना सारा जीवन आपके परिवार पर कुर्बान कर दिया। इस पर राजेश्वर बोले, यह करने को मैंने नहीं तुम्हें मजबूर किया था। गरिमा मेरी पुरानी मित्र है। उन्होंने शादी नहीं की थी। वे और मैं बचपन में एक साथ पढ़े और बड़े हुए। पिताजी ने मेरी मनसा जाने बिना ना जाने क्यों तुमसे मेरा रिश्ता तय कर दिया। अब मैं गरिमा के साथ रहना चाहता हूँ। यह सुनते ही सुधा के दिल में सैकड़ों तीर एक साथ घुस गए। बेहोशी सी आने लगी। किसी तरह लड़खड़ाती बिस्तर तक जा पहुंची और कटे पेड़ सी गिर पड़ी। 2 दिनों बाद रक्षाबंधन था। बड़ी हवेली में ही सब आते और यही राखी मनाई जाती। वह बेताबी से रक्षाबंधन का इंतजार करने लगी। उसे पूरा भरोसा था सब उसी का साथ देंगे। उसकी सेवा और पूरे परिवार के लिए समर्पण किसी से छिपी ना थी। बेटा अतुल भी आने वाला था। राजेश्वर की प्रेम कहानी उसी दिन सुनाई जाएगी। रक्षाबंधन वाले दिन सवेरे उठकर सुधा ने पकवान और खाना बनाकर रख दिया। देखते देखते सभी आ गए। राखी बांधकर बहनें नेक के लिए सुधा की ओर देखने लगी, पर सुधा चुप बैठी रही। उसने देवरानी को भोजन परोसने को कहा तो सब हैरान रह गए। 100 सुनार से खाना खिलाने वाली सुधा को क्या हो गया है? खाने के बाद सुधा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आज मैं सबके सामने अपनी एक समस्या बता रही हूँ। कृपया मुझे आज इसका कोई समाधान बताए। यह कहकर सुधा ने राजेश्वर की सारी प्रेम कहानी आरंभ से अंत तक सुना दी। इस बीच न जाने कब राजेश्वर उठकर बाहर चले गए। कुछ देर बाद कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। फिर बड़ी ननद बोली, भाभी, इस उम्र में आपको भैया पर यही लांछन लगाने को मिला था। छोटी ननद बोली, भैया इतने बड़े ओहदे पर हैं, आप तो उनके पद की गरिमा भी भूल गई हैं। आप उनके सामने क्या हैं? उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं। फिर भी भैया को आपसे कोई शिकायत नहीं है। सुधा नंदों की बातें सुनकर हैरान हो रही थी कि देवर बोला, भाभी, मेरे राम जैसे भाई पर इल्जाम लगाते शर्म नहीं आई? देवरानी मुंह में पल्लू लिए अपनी हंसी को भरसक दबाने की कोशिश कर रही थी। बस अतुल ही सिर नीचे किए बैठा था। अब सुधा का धैर्य जवाब दे गया। वह सोचने लगी, यह वही नंदे देवर और पति है जिनकी सेवा में मैंने खुद को भुला दिया, जिनके लिए मैंने अपने संगीत रूप रंग की बलि चढ़ा दी और अस्तित्व और स्वाभिमान पर इतना बड़ा आघात अपने गहने कपड़े सेवाएं देकर आज तक इनकी मांगें पूरी करती आई हूँ। सब बहाने से उठकर जाने लगे तो सुधा तिलमिला उठी।
बोली, तो सुनिए, आपके इसी राम सादृश्य भाई ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आज मैंने भी उनसे तलाक लेकर अलग रहने का फैसला लिया है। सुधा को उम्मीद थी कि सब मुझे मनाने आगे आएंगे। अभी वह यह सोच ही रही थी कि राजेश्वर की आवाज आई, आज सब राखी का नेग लेकर नहीं जाएंगे। देखते देखते राजेश्वर ने 500 रुपए की नोट की गड्डी निकाली। बहनों के साथ छोटी भाभी को भी रुपए दिए। नेग लेकर सब घर से जाने को तैयार हो गए। सुधा मूर्ति की तरह बैठी रही। जाते जाते नंदे सुधा को गीता का ज्ञान देने लगी। भाभी बुजुर्ग हो गई हो, बेतुकी बातें बोलना छोड़ दो, समझदार बनो। देवर भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। बोले, इसी उम्र में तलाक लेकर पूरे खानदान का नाम रोशन करोगी क्या? और पत्नी का हाथ पकड़ निकल गए। अतुल भी खिन्न सा बैठा रहा। सबके जाते ही घर में मरघट सा सन्नाटा पसर गया। अतुल भी घर में आने वाले भयंकर तूफान के अंदेशे से बचने के लिए घर से बाहर निकल गया। अब सुधा और राजेश्वर दोनों ही सांप और नेवले की तरह एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। सुधा अपनी सेवाओं और घर के लिए कुर्बानियों की दुहाई देती रही, तो राजेश्वर उसकी पत्नी के रूप में नाकाबिलियत के किस्से सुनाते रहे। राजेश्वर ने आखिरकार सोचा, सुधा तलाक की गीदड़ भभकी दे रही है, जाएगी कहाँ? मायके में एक भाई भाभी रह गए थे, वे भी जायदाद बेचकर विदेश जा बसे हैं। पढ़ाई लिखाई में कुछ खास ना तो डिग्री ही है, ना 46 की उम्र में कोई नौकरी के योग्य है। इसीलिए सुधा से मुक्ति होकर बोले, जो जी में आए करो, तुम्हारी योग्यता तो बस किचन तक ही है। या तुम भी जानती हो? सुधा तिलमिलाकर बोली, मैं ग्रेजुएट हूँ, संगीत जानती हूँ। तुमने मेरे स्वाभिमान को ललकारा है और कुर्बानियों को नकारा है। अब क्या तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? गुजारा भत्ता भी कर लूंगी और हवेली में हिस्सा भी। मेरा बेटा है, अपने दादा की जायदाद पर उसका भी हक है। यह सुनकर राजेश्वर खिन्न रह गए। पैर पटकते घर से बाहर चले गए। सुधा सिर से पैर तक सुलग रही थी। उसने अंजू को फोन कर बुलवा लिया। अंजू आ गई तो उसने सारी बातें कह सुनाई। अंजू बोली, अच्छी तरह सोच समझ लो बुआ, एक बार तलाक की अर्जी लग गई, फिर लौटने पर किरकिरी होगी। सुधा बोली, सब स्वार्थ से मेरे साथ जुड़े थे, स्वार्थ खत्म होते ही दूर हो गए। तुम अर्जी लगा दो। अतुल घर आ गया था। यह सब जानकर बोला, माँ अकेले रह लोगी ना? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपके साथ अन्याय तो हुआ है, पर मैं पापा को भी नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी मम्मी, मैंने अपनी एक सहपाठिन से विवाह करने का मन बना लिया है। आप दोनों के पास आता जाता रहूंगा, शादी कोर्ट में करूंगा। अतुल की व्यावहारिकता देख सुधा हैरान रह गई। काश उसके पास भी ऐसी व्यवहारिक बुद्धि होती तो वह समय रहते संभल जाती और अपनों से ना छली जाती। तलाक की अर्जी पर राजेश्वर ने भी साइन कर दिए। वे गरिमा के साथ सुखमय जीवन के सपने देखने लगे। पहली पेशी पर जज द्वारा कारण पूछे जाने में दोनों ने खुलकर एक दूसरे की कमियों का बखान किया। जज ने समझौते के लिए 6 महीने का समय दिया। सुधा को 40,000 रुपये गुजरे भत्ते और हवेली के पिछले हिस्से में रहने का अधिकार मिला। बाद में विधिवत म्यूचुअल तलाक हो गया। राजेश्वर गरिमा के फ्लैट में शिफ्ट हो गए। अब सुधा को अपने पराये की पहचान हो गई। सेवा भाव, परिवार के लिए त्याग बलिदान की नाकामी का एहसास अच्छी तरह हो गया। सबसे बड़ी सीख सुधा को यह मिली कि इस जीवन में उसने अपने वजूद को, गुणों को, रूप रंग को दांव पर लगाकर जो फैसले किए वो गलत थे। चाहे जितनी सेवा कर लो, परिवार के लिए कुर्बानी दे दो, पर अपने वजूद को दरकिरार ना करो।
अब वह अपनी बाकी जिंदगी को संवारने के लिए कटिबद्ध हो गई। 2 कमरे 4 लड़कियों को किराए पर दे दिए। रौनक भी रहेगी और कुछ आमदनी भी हो जाएगी। कॉलेज के रिटायर्ड संगीत पर सर के घर जा नियमित रियाज करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद संगीत सम्मेलनों में अपने गुरुजी के साथ जाकर शिरकत भी करने लगी। समय का पहिया आगे निकल गया था। एक दिन सुधा एक संगीत प्रोग्राम में जजमेंट करने आ रही थी कि उसकी कार लाल बत्ती पर रुक गई। कार की खिड़की से बाहर देखने पर सड़क पर किसी डॉक्टर के क्लिनिक से राजेश्वर एक युवक का सहारा लिए निकल रहे थे। एकदम कमजोर हो चुके थे। आसपास गरिमा या कोई और नहीं था। तभी हरी बत्ती हो गई, गाड़ी बढ़ गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं। चैनल पर नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करें।